हो जाता तो बड़ा अच्छा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से मैं तमाम मेंबरान को लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की लेक्चर सीरीज़ के 44वें लेक्चर के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे कि आप सारे दोस्तों से पिछले लेक्चर्स में भी बात हुई है, इन लेक्चर्स का मकसद ये है कि वकला की ट्रेनिंग और ऐसे स्किल्स जो कि आपके प्रोफेशन के लिए इसेंशियल्स हैं उनको हाईलाइट किया जाए, उन पर लेक्चर्स दिए जाए। ट्रायल में अगर आपने काम किया हुआ है तो मुकदमों के अंदर, ट्रायल्स के अंदर, अगर आप इंग्लैंड के अंदर ख़ास तौर पर देखें तो कि आपका तरीका सच तक पहुंचने के लिए जिसको कंसिडर किया जाता है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का कहा जाता है कि आपके विटनेस अगर कोई झूठ बोल रहा है जो उसने अपना स्टांस लिया है उसको आप किस तरीके से क्रॉस एग्जामिन करेंगे और सच तक आप किस तरीके से पहुंचेंगे, अपना क्लाइंट का केस किस तरीके से आप इस्टेब्लिश करेंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से ट्रायल का काम डिक्लाइन हुआ, ये स्किल भी जाता रहा है। तो इसलिए हमने ये फील किया कि एक लीडिंग प्रैक्टिशनर को ऐसे टॉपिक के ऊपर लाकर खासतौर पर यंगस्टर्स के लिए तमाम दोस्तों के साथ डिस्कस किया जाए द लॉस्ट आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। हमारी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान इरशाद अहमद चीमा साहब मौजूद हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, 36 साल की एक्चुअली प्रैक्टिस है चीमा साहब की, 26 साल से लीडिंग टीचर भी हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर लॉ के ऊपर पढ़ाते भी रहे हैं, सिविल और इससे ज़्यादा लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सीलेंट प्रैक्टिशनर भी हैं, सिविल और क्रिमिनल दोनों साइड के ऊपर ट्रायल का बेशुमार काम किया है। तो अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, अपनी नॉलेज की बेस के ऊपर बेहतरीन टीचर और प्रैक्टिशनर का हसीन इम्तिजाज है इरशाद अहमद चीमा साहब जी। वेलकम यू टू एट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। सर ओवर टू यू। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा मशकूर हूँ सेक्रेटरी साहब का और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कि इन्होंने ये लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया है। ये हमारी आपस की डिस्कशन है, लर्निंग है, और लर्निंग प्रोसेस इस तरह ही होता है कि आप उसमें बैठ के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातें की जाएँ, मुख्तलिफ लीगल एस्पेक्ट्स जो हैं उनको खोला जाए कि वो क्या है। तो आज का जो मौजू है जो मुझे दिया गया है आपके लिए शेयर करने के लिए, वो आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है। अब ट्रायल एडवोकेसी में जो लोग क्रिमिनल ट्रायल करते हैं या सिविल ट्रायल करते हैं, असल में प्रैक्टिस तो वही है जो ट्रायल की प्रैक्टिस है। तो उसमें सबसे जो मेन अहम चीज़ है, इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर किसी को आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन आता है तो वो घर में बैठ के ही केस को जीत जाता है, वो विन कर जाता है। उसको पता होता है कि मैंने अपनी लियाकत से, अपनी काबिलियत से, अपनी जहानत से मैंने ये सवाल करने और गवाह जो हैं वो साबित हो जाएंगे झूठे, तो मैं केस को है वो अब कामयाब हो जाऊंगा। तो ये बड़ा हम बहुत ही एक एब्सोल्यूट राइट है क्रॉस एग्जामिनेशन। तो इसका आर्ट जो है अगर किसी के पास है तो ही इज़ द सक्सेसफुल लायर। तो मेरा तो जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि अगर सबसे मुश्किल काम एडवोकेसी, ट्रायल एडवोकेसी में है तो वो आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। चीमा साहब, एक क्रॉस एग्जामिनेशन होता क्या है ये भी मैं बताता हूँ। अब क्रॉस एग्जामिनेशन, अब अगर आप कानून शहादत का आर्टिकल 132 पढ़ें तो उसमें एविडेंस में 3 एग्जामिनेशन है विटनेस के, और हमेशा 3 एग्जामिनेशन होते हैं विटनेस के। एक एग्जामिनेशन तो हालात के मुताबिक होता है, लेकिन 2 एग्जामिनेशन जो है ना उनका होना हर विटनेस का जरूरी होता है। पहला एग्जामिनेशन इन चीफ है। वो एग्जामिनेशन इन चीफ से मुराद ये है कि जो पार्टी किसी गवाह को पेश करना चाहती है, जो खुद उसका एग्जामिनेशन करती है, उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। यानी उसने जो बयान स्टेटमेंट उससे करवानी है उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहेंगे। और उसके बाद एडवर्स पार्टी अगर चाहती है उस पर क्रॉस करना, यानी उसका एग्जामिनेशन करना, तो फिर वो उसको क्रॉस की शक्ल में करना है, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। इसके अलावा एक और एग्जामिनेशन है जिसको री एग्जामिनेशन कहते हैं। बात बात जो पार्टी गवाह पेश करती है उसका अपना गवाह उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे जाता है, वो स्टाइल हो जाता है, वो मिला हुआ दूसरी पार्टी से, या उसका कोई, या वो बिल्कुल सच्चा है, वो सच्ची बात करना चाहता है, लेकिन वो उसने कहा कि मैंने तो वकूआ देखा ही नहीं है, 161 की स्टेटमेंट मैंने तो रिकॉर्ड ही नहीं करवाई,
पुलिस ने खुद ही रिकॉर्ड कर ली थी। तो उस सूरत में जो पार्टी उसको पेश कर रही है वो कोर्ट से कह सकती है कि वो री एग्जामिनेशन करना चाहते हैं उसको, यानी वो क्रॉस की शक्ल में, फिर वो क्रॉस एग्जामिनेशन की शक्ल में उसका एग्जामिनेशन करेंगे। तो 3 एग्जामिनेशन है, फर्स्टली एग्जामिनेशन चीफ, सेकंड क्रॉस एग्जामिनेशन और थर्ड री एग्जामिनेशन। आज जो हम गुफ्तगू करेंगे वो क्रॉस एग्जामिनेशन के सिलसिले में करेंगे, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन का मकसद जो है ना, टू गेट ट्रुथ फ्रॉम द माउथ ऑफ द विटनेस ऑफ द अदर पार्टी, यानी उससे डिग करना, खोदना, कुछ लेना उससे। यानी क्रॉस एग्जामिनर जो है उसकी काबिलियत यही है कि वो दूसरी पार्टी के गवाह के मुंह से अपनी फेवर में कुछ चीज ले ले। वो उसको जो असल में होता, जो हमारा तरीकाकार है आजकल, जो हमारा रवाज है वो ये है कि वो जो पुरानी फिलासफी थी ना कि क्रॉस एग्जामिनेशन से जो झूठ और सच वो जो है वो जाहिर हो जाता है, बाहर निकल आता है, वो आजकल थोड़ा सा मालूम होता जा रहा है। उसकी वजह कि गवाहान के ट्यूटर किया जाता है, बल्कि हमने तो ये देखा है कि 2-2, 3-3 दिन गवाह को पढ़ाया जाता है और उसको फिर क्रॉस के सवालात भी बताए जाते हैं कि भाई ये आपसे पूछा जाएगा। अब इतना गवाह ट्रेंड जो है, उससे फिर भी अगर कोई वकील साहब अपनी महारत से और अपने तजर्बे से और अपनी जहानत से कोई चीज़ ले लें तो वो वकील साहब जो हैं वो काबिल उनकी सताइश हैं और वो बहुत अच्छे वकील हैं और बहुत अच्छे क्रॉस एग्जामिनर हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि क्रॉस एग्जामिनर की बुनियाद पे आप झूठ और सच में तमीज़ करवा सकते हैं, और अगर वो झूठ बोल रहा है और उससे सच एगलवा सकते हैं, अपनी फेवर में कुछ चीज़ ले लेते हैं, तो डैट विल बी ट्रीटेड एज योर सक्सेस। तो क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो एक राइट है, यानी किसी भी पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन से महरूम नहीं किया जा सकता। और आजकल जो आर्टिकल 10 है, ए है, फेयर ट्रायल, तो जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनली अदरवाइज भी, उसमें भी ये ज़रूरी है कि हर मुलजम को उसको काउंसल प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी है, ताकि वो अपना डिफेंस कर सके। क्यों ये राइट दिया गया है, फंडामेंटल राइट इसको बना दिया गया है। उसको महरूम नहीं किया जा सकता डिफेंस से, और उस तरह का काउंसिल उसको चाहिए जिसका वो चॉइस करे, जिसकी मर्जी से वो कहता है मैं फलां वकील करना चाहता हूं। ये नहीं रोका जा सकता कि आप उसको वकील नहीं कर सकते। तो उसको वकील मुहैया करना स्टेट की जिम्मेदारी है। मकसद इसके पीछे क्या है, व्हाट इज द फिलॉसफी, व्हाट इज द विजडम, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, कि उसको डिफेंस मुहैया किया जाए। अब डिफेंस किस शक्ल में आएगा, अगर वो प्रोसिक्यूशन पे के गवाहान पे प्रॉपर बेहतर तौर पे क्रॉस एग्जामिन करवा सकेगा तो देन वो सजा से बच सकेगा। और क्रॉस एग्जामिन करने वाला कौन होना चाहिए, वो शख्स जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसका तजर्बा हो, जिसको पता हो कि कैसे करना है। तो ये एक फेयर ट्रायल की भी एक शक्ल है क्रॉस एग्जामिनेशन, और किसी को भी क्रॉस एग्जामिनेशन के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। उसको मौका दिया जाना चाहिए, हर सूरत में दिया जाना चाहिए। बल्कि यहां तक है कि अगर वो नहीं वकील पेश कर सका या उसने खुद क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गवाह पे, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू पुट सो मेनी क्वेश्चंस इन द शेप ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन द विटनेस। यानी क्रॉस एग्जामिन लाजिम होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा इंजन है, लीगल इंजन है, जो झूठ और सच में को जाहिर करता है कि ये बात झूठी है या ये बात सच्ची है। इससे ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अगर आप ये देखें ना, अगर जजमेंट्स ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स की, तो उसमें बाद औक़ात ये लिखा होता है कि लंदन काउंसिल हैज कंडक्टेड द लेंथी क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन द विटनेस बट ही हैज टेकन नथिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द विटनेस इन हिज फेवर। ये क्राइटेरिया परखने का, फॉल्सिटी और ट्रुथ को, कि झूठ और सच देखने का ये एक अंदाज है, एक तरीकाकार है। और हमेशा अगर आप कोशिश करें ना, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर आप जिस तरह क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहिए ना, वो मैं बता दूं किस तरह करना चाहिए, आर्ट क्या आर्ट है इसका, उस तरह अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन करें तो आप कुछ ना कुछ अपनी फेवर में जरूर ले सकते हैं गवाह से, चाहे वो कितना ही चलाक हो, चाहे उसको कितना ही पढ़ाया गया हो। लेकिन उसमें बदकिस्मती यह है कि हमारी तैयारी नहीं होती। यानी जो आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन में फर्स्ट थिंग है ना, वो है प्रेपरेशन ऑफ द केस। यानी हमने फाइल पढ़ी नहीं होती, हमने 161 की स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा होता, हमने
154 की स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा होता, हमने रिकवरी मीमस को नहीं देखा होता, हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो राय है 163 की जो रिपोर्ट है उसको नहीं गौर से देखा होता, मेडिकल एविडेंस को नहीं पढ़ा होता। तो अगर हम सारे एस्पेक्ट की तरफ तवज्जो करें और तैयारी करके और केस पूरा हमारे ज़हन में हो और हमने पढ़ा हो और उसको देखा हो, तो मैं नहीं कहता कि गवाह जो है वो हमारी से बच के चला जाए और हमें कुछ देकर ना जाए। लेकिन बदकिस्मती ये आजकल कि फाइल हमारे पास होती है, हमने पढ़ी नहीं होती, उसी तरह ही गवाह आता है, हम शुरू हो जाते हैं और इररेलेवेंट क्वेश्चन हम पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? इसलिए कि हमने पढ़ा नहीं होता। तो पहला जो 8 में जो फर्स्ट थिंग है, टू हैव अ गुड क्रॉस एग्जामिनर, टू बिकम अ गुड क्रॉस एग्जामिनर, यू हैव टू प्रिपेयर योर केस इन गुड वे, प्रॉपरली। ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर क्रॉस एग्जामिन कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके ज़हन में फाइल नहीं है, आपने उसको पढ़ा नहीं है, आपने गौर नहीं किया हुआ, तो फिर आपको उस पर क्रॉस एग्जामिन नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट द आर्ट वन थिंग द मेन इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर केस प्रॉपरली। एक पहली बात तो ये है। उसके बाद अगर आपने केस प्रॉपरली तैयार कर लिया तो फिर बाद हमने क्रॉस एग्जामिनर देखे हैं कि जो जाते हैं कोर्ट में और वो ऐसा नजर आते हैं कि वो गवाह के दुश्मन हैं, यानी वो एक एनिमी है, दोनों गवाह और वकील साहब दोनों आपस में। होना ये चाहिए, फिलॉसफी ये कहती है कि आप उसको स्माइलिंग फेस दें गवाह को, उसको महसूस हो कि ये बंदा ऐसा नहीं है कि मेरा, यानी जब आप उसको पता होगा कि आप मेरे मुखालिफ हैं तो फिर बिल्कुल वो स्ट्रांग हो जाएगा, वो नरम नहीं होगा। वो फिर अगर कोई बात आप पूछेंगे तो उसके बारे में वो सख्त जवाब देगा, ये जवाब नहीं देगा कि आपकी बात को मान जाए किसी तरीके से, क्योंकि उसको समझ आ गया कि ये बंदा मेरे मुखालिफ है और उसने जो भी बात पूछनी है मैं इसका जवाब ऐसे देना है कि जिस तरह इसकी किसी बात को मैंने तस्लीम नहीं करना। तो ये एक्सपीरियंस लोग ये कहते हैं, बल्कि ये जो क्रॉस एग्जामिन का जो तरीकाकार उसमें फर्स्ट चीज़ ये है कि गवाह को आप ऐसा महसूस करवाएं कि यू आर द फ्रेंड ऑफ द विटनेस, यू आर नॉट द एनिमी, और उसको स्माइलिंग फेस दें, उसको प्यार से उसके साथ बात करें, उसके साथ हार्ड ना हो, उसके साथ सख्ती ना बरतें। मैंने कई दफ़ा देखा है कि कई वकील साहब जो हैं वो जाते हैं गवाह से लड़ पड़ते हैं, ख़ास तौर पर पुलिस का जो गवाह होता है ना, थानेदार, हमें उनसे कुदरती नफरत होती है और हमारा उसके साथ एटीट्यूड बड़ा हार्श हो जाता है। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? अगर उसने तफ्तीश में कोई बात हमारी फेवर में कहीं भी हो या उसको पता भी हो तो फिर इस बुनियाद पे वो हमारे खिलाफ हो जाता है कि ये तो मुझे अच्छा नहीं समझता या मेरे साथ इसका सलूक अच्छा नहीं है, और हम उससे कुछ नहीं ले सकते। तो जो मेन चीज़ है वो ये है, यू हैव अ गुड कंडक्ट विद द विटनेस ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके साथ स्माइलिंग फेस से पेश आएँ और उस पर ऊपर पूरी नज़र रखें। बल्कि क्रॉस एग्जामिनेशन के जो एथिक्स हैं उसमें एक और बड़ी अहम बात यह है कि आप गवाह के ऊपर हाथ नहीं रख सकते ऐसे ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। वाह, क्यों मना किया गया? कि इससे ये महसूस होगा गवाह को कि आप तो मेरे साथ हैं, मेरे अपने हैं। तो वो हो सकता है आपकी फेवर में जवाब दे जाए, तो इस तरह अदालतें जो है वो मना कर देती हैं कि आप इसके ऊपर हाथ ना रखें, या दूसरी पार्टी इतराज कर देती है। तो ये इस तरह था। तो बहरहाल जो भी सूरत हाल हो, आपको शो करना चाहिए कि हमारा और आपकी कोई मुखालफत नहीं है, हम एक ही हैं, आप और हम दोनों इंसाफ के लिए हैं। आपने जो बात सही है वो करनी है, जो गलत है वो ना करें, जो सही है वो तो करें, वो तो बताएं। तो इस तरह आपका दूसरा जो पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो एटीट्यूड टुवर्ड द विटनेस है दैट इज़ वेरी गुड, और स्माइलिंग होना चाहिए, और यू हैव टू योर आइज ऑन दी कंडक्ट एंड एटीट्यूड ऑफ द विटनेस। वो किस तरह, पहले आपको जज करना पड़ेगा। बाद गवाह गर्म मिजाज होते हैं, बाद गवाह बड़े ठंडे मिजाज के होते हैं। तो ये आपको साइकोलॉजिकली यू हैव टू सी द नेचर ऑफ द विटनेस, तब आप अच्छे क्रॉस एग्जामिनर होंगे। कि अगर आप ये समझेंगे कि इस गवाह का तरीकाकार क्या है, जाते ही पता चल जाता है। अगर वो जज्बाती आदमी है तो फिर अच्छे और तरीके से उससे बात करना पड़ेगी। अगर वो बिल्कुल ठंडे मजाज का आदमी है तो फिर और तरीके से बात, यानी उसके मजाज को देखना पड़ेगा, उसके टेम्परामेंट को देखना पड़ेगा। तो ये भी हमारा फर्ज है क्रॉस एग्जामिनर का कि हम उसको नफसियाती तौर पे उसका अंदाज़ा लगाएं कि ये कैसा शख्स है और ये कैसे बात करता है और ये कैसे मेरी बात को तस्लीम करेगा, क्या तरीकाकार है। दूसरा है कि क्रॉस एग्जामिनर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए बहुत ज़्यादा।
यानी ये नहीं कि वो खुद ही उसका कॉन्फिडेंट जो है वो लूज हुआ है, तो फिर वो किस तरह उससे कोई चीज लेगा, किस तरह उस पर अपनी जो है बात को उसको मनवाएगा। तो कॉन्फिडेंस तब आएगा आप में जब आपने फाइल को प्रॉपरली अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ। तो ये बहुत जरूरी है, जो मेन थिंग है कि आपको कॉन्फिडेंट। दूसरी बात यह है कि आपको जो कंसर्न लॉज है ना, मसलन अगर डॉक्टर है उस पर आप क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं तो आपको मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस से अबूर होना चाहिए। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लैकनिंग कितने फासले पे आती है, किस तरह की ये अगर खुदकशी है या मर्डर है तो उसमें ये लाइगेचर होता है, मार्क, ये किस तरह आता है, क्या तरीकाकार है, क्या आपको मेडिकल का पता होना चाहिए। सारा मुख्तलिफ चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए। और अगर तब आप डॉक्टर पे जब करेंगे ना वो जिरा, तो आपको कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मिलेगी। और एक बात, अगर आपके ज़हन में अकलर अकाउंट भी है और मेडिकल अकाउंट भी है, दोनों हैं, और आपने उसका सही तौर पे मुताला किया हुआ है, तो फिर आप उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो दोनों में ज़रूर होता है, थोड़ा बहुत कोई ना कोई ऐसा नुक्ता पॉइंट ज़रूर होता है जो आप उससे ले सकते हैं, तो वो आप उससे हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस को जानते नहीं हैं और आपने अकलर अकाउंट के बारे में देखा ही नहीं है कि गवाहान ने क्या कहा हुआ है, 161 की स्टेटमेंट्स आपने पढ़ी नहीं हुई, या बाकी जो गवाह जब बयान दे रहा तो उस वक्त आपने गौर ही नहीं फरमाया कि ये क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। उस वक्त बड़ी तवज्जो की ज़रूरत होती है जब वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा आता है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें पहले स्टार्ट करते हुए कि आपको लॉ नोइंग होना चाहिए। यानी रिकवरी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिकवरी को कौन से सवालात करके फेक करार देना है। यानी यू हैव टू नो व्हाट इज 103 CRPC, क्या उसकी जरूरियात हैं, आपको इसके बारे में सारा इल्म होना चाहिए। तो अच्छा क्रॉस एग्जामिनर वो होगा जो फैक्ट्स को और लॉ को बेहतर तरीके से समझता और उसके केस के बारे में उसका पूरा अबूर हासिल हो। तो फिर वो जो भी सवाल करेगा उसका कोई मकसद होगा। अब जो भी सवाल आप करेंगे वहां से उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। व्हाई यू आर पुटिंग दिस क्वेश्चन, उसके पीछे मेन चीज क्या है। अगर आप मोटिव की बात कर रहे हैं तो अगर आपको पता है कि मोटिव क्या था, किस तरह मैंने ये सवाल करना, तो फिर आप अच्छा सवाल करेंगे और उसका जवाब भी आप अच्छा ले लेंगे। लेकिन अगर आपने फाइल नहीं पढ़ी, आपने देखा ही नहीं है, तो फिर आप बेहतर तौर पे उस पर क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकेंगे। एक और बड़ी बात, बाद क्रॉस एग्जामिनर ये करते हैं कि एग्जामिनेशन चीफ में गवाह जो है वो कुछ चीज़ें छोड़ देता है जो ज़रूरी कहना होती है। यानी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते कराते जिस चीज़ का बड़ा मटीरियल होती है और दैट इज़ इन हिज स्टेटमेंट, तो वो पता नहीं कई वजूहात हो जाती हैं, वकील साहब से गलती हो जाती है या अदरवाइज वो उनको कहना छोड़ देता है। तो हमारी आदत पता है क्या, हमने वो चीज़ जो उसने छोड़ी है उसको ज़रूर पूछते हैं कि ये हुआ था भाई आपके सामने कि नहीं हुआ था। तो ये नहीं करना चाहिए। जो चीज़ उसने ओमिट कर दी है, इट इज़ हिज ड्यूटी टू स्टेट दैट थिंग इन द एग्जामिनेशन चीफ एंड ही हैज ओमिटेड दैट पर्टिकुलर फैक्ट। व्हाई आई एम पुटिंग दिस क्वेश्चन टू हिम इन द क्रॉस एग्जामिनेशन। हमारा ये रिवाज आजकल पड़ गया हुआ कि हमने क्रॉस एग्जामिनेशन बराए क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। यानी ये पता चले कि वकील साहब ने जनाब 2 घंटे जिरा किया, 1 घंटा जिरा किया है, बहुत लंबे सवाल पूछे हैं। बल्कि आजकल तक तो हम इस लिहाज से बड़े परेशान हैं कि चाय का रंग पूछ लेते हैं कि भाई चाय का रंग क्या था। ये भी कुछ सवाल है। चाय का रंग तो जो रंग होता है वही होता है ना। ये भी क्रॉस एग्जामिनेशन की बात है। अभी हम चाय पी रहे थे, हम बैठे हुए थे, उससे पूछ लिया चाय का रंग बता दे क्या था। तो इस तरह के सवाल जो है ना, जिनका कोई मकसद नहीं बनता, इनको नहीं पूछना चाहिए। टू दी पॉइंट सवाल पूछने चाहिए और जिनके पीछे कोई आपको कुछ हासिल हो सके वो बातें करनी चाहिए। फजूल बातें करने से इररेलेवेंट, बल्कि सुपीरियर जुडिशरी ने इस चीज़ को डेप्रिकेट किया है, बहुत ज़्यादा नाराजगी का इजहार किया है कि वकील साहबान जिरा करते 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 यहाँ तक चले जाते हैं कि जो सवालात जिनका बिल्कुल तल्लक ही नहीं किसी बात से, इररेलेवेंट है, उनको पूछना शुरू कर देते हैं और लंबी जिरा कर देते हैं। और उसका नुकसान होता है लंबी जिरा का हमेशा। बाद वक़्त हम ये करते हैं कि अगर हमने कोई पॉइंट उससे ले लिया ना, तो वो हमारी फिर अब अगला सवाल करके हम वो पॉइंट जो लिया होगा ना उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। होना ये चाहिए कि जब आपकी फेवर में कोई बात आ गई है, फिर उस नुक्ते पे या उस पॉइंट पे या उस फैक्ट पे
आप फर्दर कोई सवाल ना पूछें, उसको दूसरी तरफ ले जाए गवाह को। अगर उसने कुछ तस्लीम कर लिया है, आपकी बात को मान लिया है, तो फिर आपको उसको दोबारा उसी पॉइंट पे फिर सवाल ही, ताकि वो ये ना कह दे कि नहीं जी ये गलत है जो आप कर रहे हैं। अब पहले उसने मान लिया, फिर हमारे दूसरे सवाल से आपने देखा तजर्बे की बात है कि अमूमन वकील साहबान जो है ना उसी पॉइंट पे बार बार सवाल करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको एक पॉइंट पे कुछ चीज मिल गई है तो देन रिलिंक्विश दैट क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन दैट पॉइंट। फिर को और जो बात आपने पूछनी उसके बारे में सवाल शुरू करें, उसको बिल्कुल ना दोहराएं, उसको बिल्कुल ना छेड़ें। बल्कि मैं तो बात ये कहता हूं कि अगर किसी नुक्ते पे कुछ ना कुछ आपको मिल गया है तो फिर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन फर्दर नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये सवाल पूछा है कि क्या आप ये बताएं कि वो आप तो वहां पर मौजूद नहीं थे या आप किसी जगह पे गए हुए थे, वो कहते हैं हाँ जी मैं बाद में आया था, तो बात तो बन गई आपकी। लेकिन अगर आप फिर आगे सवाल करते हैं कि आपने जो पीछे बयान दिया वो गलत दिया है, तो फिर क्या बात बनी? फिर आप उस बात को आपने खुद ही नफी करवा दी उससे सवाल पूछ के, तो उसका कोई आपको जो फायदा, जब आप आर्गुमेंट्स करेंगे तो फिर उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि आप दोनों तरफ से बात आ जाएगी कि पहले उसने ये कहा और अब उसने ये कह दिया, इसलिए कि ये कौन सी बात सच्ची है कौन सी झूठी है, तो फिर वो मामला जो है वो आपका खराब हो सकता है। तो बार बार क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। अगर एक सवाल आपने कर लिया है और उसमें जवाब आ गया तो फिर उसको दोबारा, मैंने आमतौर पर देखा है कि एग्जामिनेशन चीफ में आ गया जी मैं ये काम करता हूँ, मेरी उम्र कितनी है, मैं वहाँ रहता हूँ, मैं फलां जगह पे करता हूँ, मेरा फलां रिश्तेदार है, मैंने ये, अब चीफ की बातें उसको एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं पूछनी है फिर दोबारा। यानी बाद लोग जो हैं वो जो उसने एग्जामिनेशन चीफ में कह दिया उसको बार बार दोबारा पूछ के उसको कन्फर्म करवाते हैं उसकी बात को। और अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ के उसको कन्फर्म करवाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर भी वो आपका नुकसान होगा, आपके फायदे में नहीं जाएंगे। आपने उसको बाकायदा एक्सप्लेन करवा, बात चीजें होती हैं जिनकी अभी उसने सही तौर पे एक्सप्लेनेशन नहीं की होती, लेकिन वकील साहबान गवाह बेजिरा कर करके उसको बाकायदा उससे एक्सप्लेन करवा लेते हैं बात को, तो इस तरह भी आपका नुकसान हो सकता है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं लेनी चाहिए ज्यादा, बार बार क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, इररेलेवेंट क्वेश्चन से बात रहना चाहिए, जिनका कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन का पीछे। दूसरी बड़ी बात कि किसी भी गवाह को उसकी कैरेक्टर के बारे में अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो सवाल नहीं करना चाहिए। अगर कैरेक्टर रेलेवेंट है तो आप जरूर पूछें, वो आपका हक बनता है, आपको पूछना चाहिए। लेकिन अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो फिर आप कैरेक्टर के बारे में सवाल पूछेंगे तो उससे फिर मजीद उसमें वो उसका जवाब जो है वो किसी और तरह का हो जाएगा, जिससे भी आपके इस केस को नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। और हमेशा मैंने तो जो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि अगर आपने गवाह से कुछ लेना है तो उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए, उससे अच्छी गुफ्तगू करनी चाहिए, अच्छे अंदाज में सवाल पूछ, और हमेशा सवाल जो है बामकसद पूछना चाहिए। बिला मकसद सवाल पूछने से नुकसान हो जाता है और उसकी वजह से क्रॉस एग्जामिनेशन का जो असल मकसद है वो पूरा नहीं होता। तो ये दो चार बातें थी बुनियादी जो मैंने आपसे गुजारिश की है, जो मैं करना चाहता था। अब देखना यह है कि बाज़ औक़ात अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन चीफ में कोई चीज़ आई है और यू हैव नॉट क्वेश्चन डैट व्हेन यू आर क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेस, तो उसका कानूनी असर क्या है? कानून ये कहता है कि अगर कोई चीज़ रह गई है क्रॉस एग्जामिन में, आपने उसको चैलेंज नहीं किया, मसलन एक फैक्ट्स उसने बताया कि फलां फलां का बेटा है, ये अगर झगड़ा है पेटर्निटी का, तो उसमें कई बातें उसने की हैं कि इस तरह से ये शजरा नसब है, यू हैव नॉट क्वेश्चन द डिग्री टेबल कि ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। क्वेश्चन करने से मुराद ये नहीं कि सिर्फ आपने उसको सजेशन करनी है कि यू आर टेलिंग अ लाई ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आप इस पे गलत बयानी कर रहे हैं, ये आप झूठ बोल रहे हैं, आपको कोई पता ही नहीं है, यू हैव नो रिलेशनशिप विद दिस फैमिली, हाउ यू आर सेइंग दिस थिंग। तो ऐसी शक्ल में आपको पर्टिकुलर जो एग्जामिनेशन इन चीफ में जो चीज़ें आई हैं उनको बाकायदा तौर पे पॉइंट वाइज आपको उस पर जिरा करनी चाहिए। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ देते हैं, जो फैक्ट जो मटेरियल है, और उसको आप क्वेश्चन नहीं करते ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन, देन
it will be treated that you have admitted that particular fact as correct. तो जब आर्गूमेंट्स आएंगे तो उसमें ये दूसरे काउंसिल साहब ये कहेंगे जनाब इसने ये फलां पॉइंट जो आया था इस पर इसने जिरा ही नहीं की, तो लिहाजा ये पॉइंट उन्होंने तस्लीम कर लिया है। और ये देयर आर सो मेनी जजमेंट्स ऑन दिस पॉइंट ऑफ द सुपीरियर जुडिशरी कि अगर 2 सफ़े का क्रॉस एग्जामिनेशन है, उसमें एग्जामिनेशन चीफ है, उसमें 3-4 फैक्ट उसने बताए हैं। मतलब वो शुफे का केस है, वो कहते हैं हमने तलबात पूरी की थी, फलां जगह पे हम बैठे हुए थे, फलां आया था, उसने हमें बताया था, वहां पे मुद्दई ने ऐलान किया था कि मेरा हक बनता है, मैं शुफा करूंगा। उसके बाद हमने तलबे शहादत का नोटिस दिया, कचहरी आए, फलां जगह पे आए और इसका राइट जो है ये शरीक खाता है। अगर आप ये नहीं कहते कि आप शरीक खाता नहीं है तो फिर क्या उसका नतीजा निकलेगा? आप उसको क्वेश्चन ही नहीं करते इस फैक्ट को ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि दूसरी पार्टी ये कहेगी कि जनाब वाला इसने एग्जामिनेशन चीफ में ये फैक्ट आया था और दिस इज द मटेरियल फैक्ट और दिस इज द वेरी मच रेलिवेंट फॉर द प्रेम्पशन शूट। तो इन्होंने इस क्वेश्चन को, इस फैक्ट को क्रॉस नहीं किया, इसको चैलेंज नहीं किया और गवाह को ये नहीं कहा कि आप शरीक खाता नहीं है, तो लिहाजा दे हैव एडमिटेड दिस फैक्ट। यानी जब एग्जामिनेशन चीफ होता है तो मुख्तलिफ फैक्ट्स के बारे में एविडेंस आती है, तो मुख्तलिफ फैक्ट्स में जो मामलात आते हैं उन सबको हमें चैलेंज करना चाहिए ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके बारे में कहना चाहिए कि आप इसके बारे में गलत बयानी कर रहे हैं। एक तो ये बड़ी अहम बात है, और दूसरी बात यह है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में बिल्कुल लिखा हुआ है कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप लिमिटेड नहीं है इसमें। आप ये नहीं कि एग्जामिनेशन चीफ के मुतल्लिक ही आपने पूछना, उसके आगे नहीं जा सकते। जैसा कि एग्जामिनेशन चीफ जो है वो आप अकॉर्डिंग टू जो उसकी स्टेटमेंट है 161 उसके मुताबिक आपको बयान करवाना पड़ेगा, या अकॉर्डिंग टू प्लेट यू कांट गो बियॉन्ड द प्लीडिंग्स। जब आपने वो उसकी स्टेटमेंट मुद्दई की करानी है या मुद्दा की करानी है, तो जो उसने जवाब दावे मौकफ लिया वही आपने कहलवाना उसके मुंह से, जो उसका दावा है वही कहलवाना है आपने, और जो 161 की स्टेटमेंट है वही कहलवानी है, जो 154 की स्टेटमेंट है वही कहलवानी है, उसके बाहर नहीं जा सकते। अगर बाहर जाएंगे तो फिर वो कंट्राडिक्शन जो है उसके बारे में क्रॉस एग्जामिनेशन में दूसरी पार्टी पूछ सकती है कि आपने ये बात तो कही नहीं थी पहले, आज ये नई बात कह रहे हैं, और वो इंप्रूवमेंट कहलाएगी। दीवानी में तो ये है ना कि आप कोई भी बात एविडेंस में अगर आपकी प्लीडिंग के बयान कोई आ गई है तो डेट कैन नॉट बी, वो पढ़ी नहीं जाएगी, उसको कोई बंदा गौर ही नहीं करेगा। और जो फौजदारी है उसमें यह है कि अगर आपकी स्टेटमेंट जो है उसके मुताबिक आपकी स्टेटमेंट नहीं है जो आपने पहले दी थी पुलिस के सामने, तो वो इंप्रूवमेंट कहलाएगी, तो वो भी आपके खिलाफ मैटर जाएगा। तो इस तरह आपको जो जब आपने, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में यह है कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि डेट शुड बी रेलेवेंट। ये नहीं कि आप जिसका कोई तल्ले की तोकी नहीं बनता उस बात से तो आप उस तरह के क्वेश्चन जो शुरू करते हैं और वो इरेलेवेंट हो जाएंगे, वो उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, उसका कोई पढ़े नहीं जाएंगे, वो देखे नहीं जाएंगे। तो इसको बेसिक जो प्रिंसिपल है वो यही है कि क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा रेलेवेंट होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, उसका उसके पीछे क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब एक और डिफरेंस है बिटवीन द एग्जामिनेशन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? मेन क्वेश्चन ही करने हैं ना, वो भी क्वेश्चन होते हैं, ये भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस आर अलाउड। अब व्हाट इज द लीडिंग क्वेश्चन? यानी आप एग्जामिनेशन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन जो हैं वो आप कर सकते हैं, आपका हक है, आपको कोई बंदा नहीं रोक सकता। एग्जामिनेशन चीफ में अगर आपने लीडिंग क्वेश्चन करना है तो उस पर अगर इतराज आ जाता है तो द कोर्ट यू मस्ट गेट द परमिशन फ्रॉम द कोर्ट फॉर द लीडिंग क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन चीफ। आपको इजाजत लेना पड़ेगी, क्योंकि उस तरह बात बनती नहीं है, गवाह को समझ नहीं आती बगैर लीडिंग क्वेश्चन के, तो फिर कोर्ट की वहां पे इंटेलिजेंस होगी मर्जी से पूछ के। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसी कोई बात नहीं, आप सजेशंस, यानी आप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीडिंग क्वेश्चन, व्हाट इज द लीडिंग क्वेश्चन? लीडिंग क्वेश्चन से मुराद यह है कि आपने उसके मुंह में जवाब डालना है, वो उसको हाँ कहे या ना कहे ये उसकी मर्जी है, वो उसको मानता है या नहीं मानता, लेकिन आपने उसके मुंह में वो जवाब डालना है और उसको उसने हाँ या ना में जवाब देना है।
और आमतौर पर जब क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू होता है तो उस वक्त वकील साहबान अपने गवाह को ये समझाते हैं, भाई आपने हाँ या ना में जवाब देना है। मीनिंग उसका मतलब क्या होता है कि आप पे लीडिंग क्वेश्चन होंगे, तो लीडिंग क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें सजेस्टिव यानी सजेशन जो है वो उसको दी जाएगी कि आप उसको नेगेटिव में कह दें या उसको पॉजिटिव में कह दें, उसको हाँ में कह यस में कह दें या नो में कह दें। लेकिन जो एग्जामिनेशन चीफ है उसमें ये नहीं होता। अब जब आपने अपना केस बनाना है, यानी फौजदारी केसेस में या अदरवाइज जो आपने डिफेंस बनाना है, तो यू हैव टू पुट सो मेनी सजेशंस टू द विटनेस। उसमें आपका केस नजर आएगा कि आप किस तरफ अपना केस लेके जाना चाहते हैं। और क्रॉस एग्जामिनेशन में आपने अपने डिफेंस को भी सामने लाना है कि आप इसमें क्या कहना क्या चाहते हैं। जो प्रोसिक्यूशन कहती है वो ये कह रही है और आप उसमें कौन सा अपना केस, अपनी प्ली कौन सी आपकी, तो उसके लिए जरूरी है, ये जो मैंने पहले बात की है कि क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप फर्स्ट प्ली पढ़ें अपनी, कि आपने मुलजम ने, जब आपके मुलजम को पुलिस ने पकड़ा था तो उस वक्त उसने अपनी प्ली क्या ली थी। लेकिन अगर आपके ज़हन में वो प्ली नहीं है और आज क्रॉस एग्जामिनेशन में आप खड़े हो गए हैं, तो इस तरह फिर वो आपकी दोनों बातों में फर्क आ जाएगा और आप बेहतर तौर पे क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकेंगे। तो सजेशन जो है ये बड़ी एहतियात से पुट करनी चाहिए। मतलब बाद वो क्लास साहबान पूछना या क्या ये दुरुस्त है कि आप वहाँ मौके पे मौजूद नहीं थे। अब उन्होंने यानी या ये दुरुस्त है कि फलां मौके पे मौजूद था, तो अगर वो कह दे जी था मौजूद था तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि आपने खुद ही ये बात कह दी कि वो शख्स मौके पे मौजूद था और उसने कह दिया कि हाँ मौजूद था, तो फिर आपको वो तस्लीम करना पड़ेगा। आपकी सजेशन से ये साबित हो गया कि यू हैव एडमिटेड दिस फैक्ट थ्रू योर क्वेश्चन विच यू हैव मेड टू द विटनेस। तो ये मामला जो है, जो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सजेशन जो है वो भी बड़े एहतियात से पुट करनी चाहिए, लीडिंग क्वेश्चन भी बड़े एहतियात से पुट करने चाहिए, और बाकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो हमेशा प्रेपरेशन के साथ करना चाहिए। विदाउट प्रेपरेशन कभी भी क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आजकल हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई है। पहले जब हम क्रॉस करते थे तो अदालतें खुद क्रॉस एग्जामिनेशन लिखती थी और बड़ा उसमें होता था, यानी अगर आप सेशन ट्रायल आप करते हैं ना तो उसमें जज साहब ने अपना स्टेनो बिठाया होता था और खुद वो डिक्टेट कराते थे और बड़ी एहतियात होती थी, ये सवाल इररेलेवेंट है रेलेवेंट है, सारा उस वक्त डिसीजन हो जाता था। आजकल वो अंदर बैठ जाते हैं और कहते हैं जी दोनों वकील मिलकर लिखवा लो। अब होता क्या है नतीजा कि हमारी सारी सलाहियतें वहां ज़ाया हो जाती हैं कि हम आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, ये सवाल दूसरी है, ये नहीं पूछ सकते वो नहीं पूछ सकते। तो जो पिछला जो तरीका था प्रैक्टिस का बेहतरीन तरीका था ना, वो इस दौर में वो मादूम होता जा रहा है। तो मैं सेक्रेटरी साहब से ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि ये अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल करें और हाई कोर्ट से ये एक बात ज़रूर, ये इंस्ट्रक्शन जो हैं ये निकलवाएं या दिलवाएं कि जज साहबान खुद एविडेंस रिकॉर्ड करें हर नौयत के केसों में जी, हर नौयत का। आप सिविल केसेस में आप देख लें जो हमारा अशर होता है सारा दिन, एक ही गवाह पे 2-2 घंटे 4-4 घंटे जिला होती है, सारा दिन जाए। ठीक है, ये हमारे नौजवानों को इसमें फायदा है, लेकिन जो एक सिस्टम है ना उसका हकीकत है, मुझे ये नहीं कि मैं इनके फेवर में होना चाहिए, लेकिन जो सिस्टम है उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। यानी जो एविडेंस है उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं रह गई, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही, और वो शख्स जो लिख रहा है एविडेंस, ही इज नॉट द एक्सपीरियंस्ड मैन। उसको सजेशन को सही तौर पर लिखने का पता ही नहीं है, उसको उर्दू नहीं सही लिखना आती, और उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो एविडेंस जो है वो सही तौर पे डिक्टेट नहीं होती, और उसका मतलब जो है बाद में जब आर्गूमेंट्स होते हैं तो कुछ समझ ही नहीं आती कि इस फिक्रे का क्या मतलब था और ये फिक्रा क्यों पूछा गया और इसके पीछे क्या मकसद क्या था, इसके माने क्या निकलते हैं, इसको किस तरह अखज़ किया जाए। तो मैं ये लिखना चाहिए। लेकिन अगर कमीशन ने भी शहादत लिखनी है, जज साहब नहीं लिखना चाहते आज से, तो फिर कमीशन जो है वो उनकी मौजूदगी में लिखे और द कोर्ट शैल डिसाइड कि वेदर दिस क्वेश्चन इज रेलेवेंट और इररेलेवेंट एट द टाइम व्हेन द एविडेंस इज बीइंग डिक्टेटेड। जब वो रिड्यूस इनटू राइटिंग हो रही है उस वक्त ये डिसाइड हो जाना चाहिए। तो अब होता क्या, हकीकत है कि बड़ी टेंशन है इस बात की
कि कोई बंदा रोकता नहीं है कि आप ये सवाल ना पूछें, आप वकील साहब का जो दिल चाहता है वो पूछ रहे हैं और उसका कोई मकसद नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। 10-10 सफ़े जिरा होती है बिला मकसद। तो इसलिए ये जो पहला जो प्रैक्टिस का तरीकाकार था ना, वो दैट वाज वेरी गुड। और दूसरी बात उसमें ये थी कि जज खुद एविडेंस लिखता था और उसको ये पता चलता था कि ये गवाह जो है, इसका डेमनर जो है वो चेक करता था कि ये कैसा गवाह है, झूठा है या सच्चा है, इसकी स्टेटमेंट की अहमियत क्या होगी, इसने किस लिहाज से ये बयान दिया है। तो अगर ये फिर एग्जामिनेशन का फायदा, फिर घर में बैठ के हम 2 वकील बैठ जाए और एक बंदा बिठाकर एविडेंस लिख के जज को दे दें कि जनाब ये फैसला कर दें इसका, तो ये सारे सिस्टम की जरूरत क्या है। तो ये भी मैं कहना चाहता हूं कि क्रॉस एग्जामिनेशन का जो मेन मकसद था वो इस वजह से भी कुछ इसमें खराबी हो रही है। और अगर अच्छा सवाल मैंने सवाल पुट किया ना, अब दूसरे वकील ने फौरी तौर पे जनाब वहां पे झगड़ा डाल दिया और वो सवाल गवाह छोड़ गया, वो सवाल मेरा ज़ाया हो गया। लेकिन अगर कोर्ट लिखे गवाही तो फिर मेरा सवाल ज़ाया नहीं होगा। ये मकसद है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इसका असल जो है, ठीक है एक हमें फाइनेंशियली या मॉनेटरी फायदा है, लेकिन असल हकीकत जो है ना, असल सिस्टम जो है वो बर्बाद हो गया। तो इस पर ज़्यादा गौर जो है वो करना चाहिए और देखना चाहिए। तो ये क्रॉस एग्जामिन जो है ये बहुत बड़ा एक इंजन है, लीगल इंजन है, टू गेट द एक्चुअल एंड रियल फैक्ट्स फ्रॉम द माउथ ऑफ द विटनेस, जो कि घर से झूठ बोल जी फरमाए ना, जो घर से झूठ बोलने के लिए आया हुआ है और वो पार्टी के साथ आया हुआ है और पार्टी जो है उसने उसको ट्यूटर किया हुआ है, उसको पढ़ाया हुआ है और उसको बताया हुआ है कि आपने ये बात कहनी। हकीकत है जब हम उसको गवाही पढ़ाते हैं ना, वो कहता है जिन्हें असल तो ये नहीं है, तो मैं अब आप कहते हैं तो मैं वहाँ बात कर दूंगा। तो ये असल में चीज़ होती है। लेकिन वो अब मजबूरी ये भी है कि अगर उस गवाह को उस तरीके के मुताबिक उसकी स्टेटमेंट ना करवाई जाए तो फिर लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं होती और वो कहा जाता है कि जनाब ये तो फिर बात उसको होती है, पता होता है, लेकिन वो अंदाज नहीं होता, वो लीगल फॉर्मेलिटीज उसमें शामिल नहीं होती। ओनली टू फॉर्मेलिटी के लिए उसको इस लाइन पे लाना पड़ता है। तो मेरा एक और एक्सपीरियंस है कि ये सूट फॉर प्रेम्पशन जो है, अव्वल तो इन्होंने मादूम कर दिया, ख़त्म ही कर दिया है, मेरा तो अब कोई डिग्री नहीं होता। लेकिन जितना झूठ इसमें हमने गवाहों से बुलवाया ना, जितना झूठ, हकीकत है हमें खुद क्या करें, मजबूरी हमारी भी, लॉ की रिक्वायरमेंट है, लॉ की रिक्वायरमेंट है, तो अब क्या करें। लेकिन उन्होंने कानून ही ऐसा बना दिया है कि वो बताया कि जनाब जब मुझे पता ही नहीं चला पहले, ऐसा एक लम्हा भी मुझे पता नहीं था, लेकिन पता उसको होता है। तो ये बातें हैं। तो बहरहाल मुख्तसर सी बात, मैं नटशल यही मैं कहूँगा कि क्रॉस एग्जामिन जो है ये बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ा आर्ट है। और अगर जो बंदा क्रॉस एग्जामिनर अच्छा है वो हमेशा केस विन कर जाता है, क्योंकि वो दूसरे गवाह से कुछ ना कुछ ले लेता है और जो उसके मुंह से बात निकलती है वो समझा जाता है। कानून यह है कि अगर एडवर्स पार्टी का गवाह को बात किसी की फेवर में करता है तो वो एडमिशन कहलाएगी, वो मान गया बात उसकी, यानी आपका केस स्ट्रेंथन हो गया, आपका केस मजबूत हो गया। तो इसलिए क्रॉस एग्जामिन जो है वो बड़ी एहतियात से करना चाहिए और उसमें सबसे जो बड़ी अहम बात है वो एक तो एक्सपीरियंस है, ये करने से आता है और ये करते रहना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आजकल एक और रिवाज, बड़ा बुरा रिवाज पड़ गया है, ये हमने पहले नहीं देखा था। वो रिवाज क्या है जी, वो कहते हैं जी आप चीफ लिखवा लें, क्रॉस एग्जामिनेशन बाद में कर लेंगे। इससे भी बड़ा नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि गवाह बार बार आता है, फिर हम क्रॉस एग्जामिन करते नहीं हैं, फिर हम मिलते ही नहीं हैं, फिर हम जाते ही नहीं हैं। दूसरी पार्टी का गवाह बेचारा बार बार कोर्ट में आकर थक जाता है। अब एक और बड़ी बात है कि विदाउट क्रॉस एग्जामिन वो स्टेटमेंट जो एग्जामिनेशन चीफ है वो पढ़ी नहीं जा सकती, वो तो होना ही होना है, उसके बगैर गुजारा नहीं है, उसकी कोई एविडेंसी वैल्यू नहीं है जो पहली स्टेटमेंट है। तो ये भी एक बड़ी गलत किस्म की प्रैक्टिस है जो हमारे यहाँ आजकल शुरू हुई है, पहले नहीं था। पहले उस वक्त हम गवाह आता था, उसने एग्जामिनेशन चीफ दिया, फौरी तौर पे वकील साहब के ज़हन में जो सवालात होते थे वो फौरी तौर पे उनसे पूछ लेते थे, मामला ख़त्म हो जाता, एविडेंस मुकम्मल हो जाती थी। अब क्या होता है, अब वो पहला बयान भूल जाता है वो जो उसने दिया था, जब चौथी तारीख पे आता है या 5वीं पे, दूसरी तीसरी पे तो होता ही नहीं ना कुछ गिरा आजकल, तो उसको भूला होता है। फिर उससे सवाल किए जाते हैं, फिर
नुकसान होता है, इस तरह जो सिस्टम है ना जुडिशल, उसका मामला जो है वो ख़राब हो रहा है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि जी फरमाएं जनाब। मैं भी बल्कि चीमा साहब आप कह रहे हैं कि इसका नुकसान होता है, वो पहले वाला भूल जाता है, इसका फ़ायदा नहीं होता, बल्कि अगर आप जरा कर रहे हैं तो 2-4 तारीखें उसकी लगवाएं ना जी, पहले वाली चीज़ें सारी की सारी भूल जाए, इसको घिसा के, अच्छा उसके लिए फिर के बगैर सारे दिन में इंतजार करवा के फिर जलील करके उसका होना ये चाहिए। कानूनी तरीका यही है कि जब वो दोबारा आए ना जी, ये भी एक प्रैक्टिस की बात है शहादत देने, तो फिर उसको पूरी एविडेंस पढ़ के सुनाए जो उसने पहले दी थी। लेकिन उसकी जो तरीकाकार है ना, जिस तरह हम उससे करते हैं सलूक होता, तो हम भी, मैं भी हूँ, आप भी हूँ, आपके साथ ऐसे ही होगा। बेशक पढ़ा भी दें, लेकिन जिस दिन वो आया हुआ है ना, वो बतौर वो आया, उसके पास टाइम है, सब कुछ है, लेकिन वो हम करते क्या उसके साथ सलूक। तो ये मैं कह ये अच्छी चीजें नहीं है, ये सिस्टम को खराब कर रहे हैं अदालती को। आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं ये अब आप देखें ना, वो कहते हैं आजकल क्या रवाज है कि जी फाइल ले जाएं कमीशन साहब और वकील साहब के दफ्तर में बैठ के जाके बयान लिख लाएं। क्या ये सैंक्टिटी रहेगी इसकी? या ये जुडिशियल सिस्टम जो है, ये प्रिजम्पशन जो है जो रिकॉर्ड की, वो क्या वो कायम दायम रहेगी? उसमें कुछ भी हो सकता है। और हमने ये भी केसेस देखे हैं कि कमीशन के साथ मिल के बाद में हाँ की बजाय ना डलवा लिया, ऊपर ना डलवा लिया, केसेस आए बाहर, इंक्वायरियां हुई हैं। तो ये नुकसान है इसका, यानी वो एविडेंस की जो सैंक्टिटी खत्म हो गई है, वो प्रिजम्पशन खत्म हो गई है। तो ये तरीका का जी फरमाएं जनाब। Thank you. Bar Association to arrange a lecture on a very important subject, that is class examination. You have shared, sir, your experience with our young lawyers, and this is good for our learning. But the basic thing which I want to learn from you, sir, that firstly, the first thing should be for the class examination that you should make confrontation under section 162. All the statements except the FIR is always recorded under section 161. That is maximum considered. Yeah. Even the supplementary statement is considered to be 161 statement. And that should be confronted under section 162. The improvements made by the witness when the examination chief would be recorded before the trial court. The confrontation, the improvements should be brought on the record. And secondly, the important thing that in the shape of suggestions, you have discussed this point, elaborate this point, that the suggestions are very important. You should deny the examination chief of the witness in the shape of suggestion, and that would be your defense when the statement of the accused would be recorded in section 342. Without doubt, or even he would like to appear as himself as a witness under section 340 subsection 2 CRPC. But the middle thing, first the confrontation, second the suggestions, which is our defense, the accused defense. The real portion, the place of occurrence, whom we are denying during when the cross-examination is conducted, the accused will deny the story of the prosecution. Although the story of this is the duty of the prosecution to prove his case without prove the case. Doubt. But what should be the parameters? What should be the limit? What should be the criterion to rebut the place of occurrence, where the occurrence is committed, where the occurrence has happened? What should be the parameters and what should be the guideline for us to cross-examine even that important middle section, which is important in a criminal case? Right. तो इसमें आपने जो पहली तो बात इम्प्रूवमेंट की और ये कॉन्ट्राडिक्शन की है। क्रॉस एग्जामिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अगर कोई पहली स्टेटमेंट किसी की है, किसी गवाह की, तो आप उसको पुट कर सकते हैं कि ये आपकी स्टेटमेंट सी, आप आज ये कह रहे हैं, पहले आपने ये किया कहा था, तो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है इसमें 161 में और 154 में जो उसने कोई ना कोई स्टेटमेंट दी हो, उसके बारे में क्वेश्चन जो हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन में किए जा सकते हैं और वो बड़े बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर हम उसमें इम्प्रूवमेंट्स को साबित कर जाएं और डिसऑनेस्ट इम्प्रूवमेंट साबित हो जाती है बाद का। इस तरह क्वेश्चंस उसको पुट किए जा सकते हैं।
जो इन्होंने बात किया है प्लेस ऑफ अकरेंस की, अब उसके बारे में जो मेन चीज़ है वो जो सबसे पहले पुलिस करती है वो जाके वहाँ पे मिट्टी खून आलूद जो है मर्डर केसेस में वो बरामद करती है। और अगर हमें प्लेस ऑफ अकरेंस पे को किसी तरह का एतराज़ है, हम साबित करना चाहते हैं, तो वी कैन पुट क्वेश्चन टू द विटनेसेस इन द प्रेजेंस ऑफ होम द ब्लड स्टेन्ड अर्थ वाज रिकवर्ड बाय द पुलिस। उसको हमने कहना कि ये यहाँ अकरेंस नहीं हुई, किसी और जगह भी हुई है, तो उसके बारे में अब एक और बड़ी अहम बात है क्रॉस एग्जामिनेशन में जो सबसे मेन चीज़ है ना, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बाद वकील साहबान ने एक रजिस्टर बनाया होता है, उसमें पूरे सवाल उन्होंने लिखे हुए हैं। ये ठीक है, वो गौर करें, उस पर सोच के जाएं ज़रूर, लेकिन ये लाजम नहीं है कि वो सारे के सारे सवाल पुट करके हमने क्रॉस एग्जामिनेशन को ख़त्म करना है। सिचुएशन के मुताबिक गवाह की जो अपनी उसकी अंदाज है, उसके गवाह को आपको जज करना पड़ेगा कि किस तरह का गवाह क्या कह रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है, तो उसके मुताबिक आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो उस वक्त का जो माहौल है, जो तरीकाकार है, उसके मुताबिक आपको अपने क्रॉस एग्जामिनेशन को महदूद करना पड़ेगा। जी जी इस तरफ से बारी बारी आते हैं सर। ये आपने बताया सजेशन के बारे में, सजेशन पुट कब करनी चाहिए? सजेशन पुट एंड में सजेशन तो कई लोग तो शुरू में ही शुरू कर देते हैं। सजेशन का कोई वक्त नहीं है कि जब आप किस वक्त आपने जब भी आपके जेहन में कोई चीज़ आता है, मतलब 2-4 फैक्ट्स आपने पूछे हैं, उसके बारे में आप उसको कह सकते हैं कि यू आर टेलिंग अ लाई, ये दुरुस्त बात नहीं है जो आपने ऊपर की है, ये आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे, या आपने ये मौका देखा ही नहीं है, या आपने ये बात सुनी नहीं थी, तो किसी वक्त भी वो तो हालात के मुताबिक ही आपने सजेशन पूछनी है ना। जो स्टेटमेंट हो रही है वो तो उस वक्त आपने अखज़ करना है कि सजेशन कब पूछनी चाहिए, इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि आपने कब। जी, सजेशन की एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है और किन सूरत हाल में पूछनी? मैंने ये गुजारिश किया है कि जब कोई फैक्ट मंजर आम पे लाता है गवाह, तो उसको आपने चैलेंज करना है, तो तब आप उसको कह सकते हैं कि ये गलत बात है जो आपने की है, ये दुरुस्त नहीं है, तो यही सजेशन कह लें इसको, ये इसको चैलेंज करना कह दें। तो बाद ये कहते हैं, कई गवाह कहते हैं आज खुद का भी लफ्ज आता है वॉलंटरली, तो बाद वकील ये भी सजेशन पुट करते हैं कि जो आपने वॉलंटरली पोर्शन बताया ना, ये भी गलत है, उसको भी वो चैलेंज कर देते हैं, इसको सजेशन कहते हैं। जी, ये जो क्रॉस एग्जामिनर के लिए कहाँ तक ये जरूरी है कि अपनी प्रोबिंग बंद कर दे, कितने परसेंट वो समझे कि मेरे पॉइंट मुझे मिल गए जी। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर ये कहता है कि मैं बटुआ पे बाद में पहुंचा, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनर को मतलब क्या पॉइंट मिल गया, तो बाकी जो होना तो हो गया, लेकिन बाद विटनेस आगे पीछे घूम रहा होता है और क्रॉस एग्जामिनर देख रहा है कि ये पॉइंट मुझे नहीं मिल रहे। जी जी, तो या फिर जब तक उसको कोई पॉइंट नहीं मिल रहा तो कितना वो लेंथी करके, बात यह है कि अगर वो पॉइंट उसको नहीं मिल रहे और बार बार सवाल कर रहा है, तो वो उसके खिलाफ ही जा रहे हैं, तो वो समझते हैं कि गवाह मुझे कुछ नहीं देगा, तो फिर उसको क्लोज कर देना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वो उसके साथ वो झगड़ा डाल के बैठा रहे और वो जो लंबी लंबी बातें पूछता रहे, वो एक्सप्लेन करवाता रहे, जो अपने ही खिलाफ वो बातें उसकी जा रही हैं। कोशिश करनी चाहिए जहां तक मिल जाए ठीक है, नहीं मिलता तो फिर छोड़ भी देना चाहिए उसको। ये नहीं है कि बार बार एक बात पे बंदा झगड़ा डाल के मजीद एक्सप्लेनेशन करवाए उसकी। जी फरमाएं जनाब। ट्रायल के दौरान जब विटनेस का एग्जामिनेशन हो रहा होता है तो उसमें कानून शहादत के 2 आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनका किया। एक तो आर्टिकल 140 है जी हाँ, और एक आर्टिकल 153, एक प्रोपरेशन को डील कर रहा है, एक जो फेवर करता है उसको, जो वो गवाह पेश कर रहा था उसको आर्टिकल, और आर्टिकल 140 जो है वो कन्फ्रंटेशन को डील करता है और वो अपोजिंग पार्टी को डील करता है। अब इसमें अगर इन दोनों आर्टिकल्स को पढ़ें तो एक स्टेटमेंट का जिक्र आता है कि अगर आप एग्जामिन करवा रहे हैं, एग्जामिनेशन चीफ करवा रहे हैं, तो गवाह की कोई पहली स्टेटमेंट जो है इन राइटिंग, उसको आप कॉर्पोरेशन के लिए अगर पार्टी चाहे कि वो फायदा दे रही है तो उसको कॉर्पोरेशन के लिए वो उसको पेश करेगी और उसको एग्जिबिट करवाएगी। और इसी तरह आर्टिकल 140 जो है उसमें कन्फ्रंटेशन के लिए अगर पार्टी दूसरी पार्टी चाहे तो कोई ऐसी स्टेटमेंट जो उसकी पहले वाली है वो उसको कन्फ्रंट करवा के उससे फायदा ले सकती है कॉन्ट्रडिक्शन के तौर पे। अब इन दोनों आर्टिकल्स को अगर पढ़े तो इनमें
2 वर्ड यूज हुए हैं कानून में, 2 वर्ड। अगर हम आर्टिकल 140 को पढ़े तो वहां पे प्रीवियस स्टेटमेंट का जिक्र किया गया है। अगर आर्टिकल 143 को पढ़े तो वहां पे फॉर्मर स्टेटमेंट का जिक्र किया गया है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में फर्क क्या है, मैं ये जरा बुझाना चाहता हूं। प्रीवियस अब वो जो कन्फ्रंटेशन वाली बात है, बात उसने ये आमतौर पे कन्फ्रंटेशन तो प्रीवियस स्टेटमेंट से मुराद यह है कि जो उसने पहले, यानी इससे पहले अगर कोई स्टेटमेंट उसने दी हुई है तो उसके बारे में आप उसको पुट कर सकते हैं कि जनाब ये पहले आपका ये बयान था, आज ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये आपकी जो वो गलत थी या ये बात सही है, उसके बाद जी वो ठीक हो गया जा वो तो पहले वाली स्टेटमेंट है। अब वो भी पहले वाली स्टेटमेंट है, तो कानून में 2 अलग-अलग वर्ड, आपको पता है सुपरफ्लुअस नहीं होता कानून में कोई भी ऐसी वर्ड जो है, तो दोनों में या तो प्रीवियस होता जी एक ही होता, या वहां प्रीवियस होता या वहां भी फॉर्मर होता जी। दोनों में फर्क क्या है ना, वो जरा उससे मुराद तो यही है ना कि जो पहले कोई स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड हुई है जी सेम ही है, तकरीबन कोई डॉक्यूमेंट पहले आया या कोई ऐसी स्टेटमेंट है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है कि भाई आपने ये फलां वक्त ये बयान दिया था। दीवानी में भी बात स्टेटमेंट्स होती हैं उसके बारे में कि आपने ये फलां बात की थी उस वक्त, अब आप ये बात करें कौन सी बात सच्ची है, कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है, तो ये सही मुमकिन है, हो सकता है फार्मर से मुराद पहली स्टेटमेंट है कोई उसकी ये और स्टेटमेंट है तो फिर उधर भी फॉर्मर आना चाहिए था, तो ये तो लेजिस्लेचर अदरवाइज कोई और रीजन नहीं होगा क्या इसको मतलब आप पॉसिबली ये हो सकता है कि एक शायद पहली अलग प्रोसीडिंग्स के अंदर स्टेटमेंट के बारे में और एक इन्हीं प्रोसीडिंग्स के अंदर कोई चीज जी फरमाएं जी। अकम्प्लिस जी उस पर भी अगर वो जो भी गवाह आएगा सिर्फ एक सूरत में क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा जो 342 की स्टेटमेंट कोट करती है, अदरवाइज कोई डिफेंस विटनेस आता है, कोई प्रोसिक्यूशन का विटनेस आता है या कंप्लेस बतौर गवाह आता है या प्रूवर बतौर गवाह आता है, वो स्टाइल विटनेस आता है, सब पे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। उस स्टाइल विटनेस पे री एग्जामिनेशन की शक्ल में क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी वो पार्टी जिसने उसको पेश किया है। आर्टिकल 150 में जो है वो ये मुतलका है, इसमें वो इजाजत लेके उसको डिक्लेयर कराया जा सकता है उस स्टाइल और उस पर क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। सर आपने क्रॉस एग्जामिनेशन के स्टाइल के बारे में बात की कि जी उसके साथ फ्रेंडली तरीके से और प्रॉपरली करें, मगर ये तो होता है न्यूट्रल विटनेसेस के लिए, और कम से कम मेरा सिविल वाली साइड की तरफ ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बल्कि मुकम्मल तौर पे सिविल वाली साइड के ऊपर ही है, ट्रायल के अंदर भी। सर सवाल सिर्फ ये है कि वो तो तैयारी करके आया हुआ, वो किसी का वकील बन के किसी का एक्चुअली विटनेस बन के आया हुआ है, तो जब तक आप उसको इम्बैलेंस नहीं करेंगे, उसको आप थकाएंगे नहीं या गुस्सा नहीं दिलाएंगे, तो तक तो उसके अंदर से नहीं निकलेगा ना जी। आमतौर पे यही कहा जाता है कि गवाह के साथ सलूक बेहतर करना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात जो गवाह है ना मसलन उसको थोड़ा सा अगर जज्बाती किया जाए तो उसके मुंह से कोई और सच्ची बात भी निकल जाती है। ये तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है। गवाह का मैंने पहले कहा कि नफसियाती तौर पे देखना पड़ेगा कि ये बंदा किस तरह का है। बाज़ पता क्या करते हैं, अगर वकील एक जज्बाती क्रॉस एग्जामिनर है ना, वकील का भी उस वक्त देखना पड़ता है कि ये किस तरह का है, तो उसको भी जज्बाती किया जाता है, उसको तंग किया जाता है ताकि उसके जेहन से सवालात जो है ना जिसने पूछने वो निकल जाएं। कई लोगों के जेहन से निकल जाते हैं, तो ये तो एक नफसियाती अंदाज है जो उस वक्त आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैंने बात की है वो आपने इस्तेमाल कर। अगर गवाह प्यार करने वाला है तो फिर प्यार से, अगर अम्मा जी हैं, यानी हमेशा हमने ये देखा है कि जो माई बूढ़ी माई है ना, जिसकी उम्र हमारी माँ है या दादी है, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत मुश्किल काम है। यानी अगर हम कह बैठे हैं जी अम्मा जी आप झूठ बोल रहे हैं तो तेरी माँ बोल दी होगी, अब क्या निकला भाई, अब उससे तरीके में अब हम पता क्या करते हैं, उसमें कहते हैं या कि इनको सुना ना जाए कि हम क्या करें, जज साहब को कहते हैं जी हमारी सजेशन लिख लें, क्योंकि ये बड़े खतरनाक गवाह होते हैं अम्मा जी जो होते हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कह सकता उनको। तो ये सिचुएशन के मुताबिक आपने चलना है। इसमें मैंने तो पहली बात की है कि ये एक नफ्सियात का मैटर है, आपकी जहानत है कि आप किस तरह उस वक्त की सूरत हाल को वहां से निकलते हैं और किस तरह गवाह को अपने काबू में करते हैं। ये अमूमी तौर पर हमारे उस्ताद ने ये सिखाया है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सी बात ना पूछी जाए। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि जब आप सवाल करते हैं तो वो इतना मोहतात होकर करें कि अगर उसका 10 में जवाब आए तो भी आपको फेवर करे, वो भी आपको फेवर करे। ये जो उसूल है इसको किस
तरह आप देखते हैं? जी बिल्कुल सही बात है कि उस वक्त यानी मैंने तो पहले बात की है कि पर्पसलेस सवाल जो है वो नहीं करना चाहिए और पर्पसफुल होना चाहिए और उसके पीछे ऑब्जेक्ट होना चाहिए और इस तरह करना चाहिए कि जो आपके लिए डेंजरस ना हो। बाद सवालात काफी डेंजरस होते हैं और बाद का हमने कुछ लिया होता है ना, अगला सवाल करके हम अपना सारे का सारा वो स्मैश कर जाते हैं, वो डेंजरस हो जाता है हमारे लिए, सारे का सारा सिस्टम ही खराब हो जाता है। तो बड़ी एहतियात करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर। अगर एक मुश्किल विटनेस को आप कैसे हैंडल करेंगे कि आप उसे एक सवाल करते हैं, वो आगे आपको पूरे का पूरा एक्चुअली कहानी सुनानी शुरू कर देता था, तो उसको इस तरह का जो गवाह है ना, जिस तरह का जो कहानी सुनाने वाला है, उससे कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है, वो कुछ ना कुछ खुद ही बात कह देता है। बोलने देना चाहिए, उसको बोलने देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से लिखा तो नहीं जाना, वो लिखा तो उतना ही जाना है जितना आपने पूछा है, लेकिन वो अगर बातें कर रहा है, ज्यादा बोल रहा है, तो उसने कुछ ना कुछ आप अखज कर लेंगे, आप उसको दूसरी लाइन पे लेके जा सकते हैं। जी जो चीजें कहेगा वो लिखेगा नहीं, जितना आपने पूछा, असल में क्रॉस एग्जामिनेशन का ये असूल है कि जो आपने क्वेश्चन किया वही उसका जवाब वो जितना देगा उसका, लेकिन अगर वो आगे कहानी शुरू कर देते तो वो आप उसको रोक सकते हैं, वो कोर्ट भी रोक सकती है। ये जरूरी ये नहीं है कि वो नहीं सर, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन का ये प्रिंसिपल नहीं है कि आपने पूछने ही लीडिंग क्वेश्चंस है, बिकॉज अगर आपने उसे पूछ लिया वाई ओपन एंडेड पूछ लिया तो फिर तो उसकी कहानी पूरी, अगर वो कहानी नहीं, फिर भी उसका यानी जितना आपने सवाल किया उसमें महदूद रखना है, आपने उसका जवाब देना है। आगे वो चलता है तो उसको रोका जा सकता है, भाई आप ये बात रखें, फिर आप उसको आगे पूछ लें और बातें उसके मुंह से जो निकलती हैं उसको अगर फेवरेबल है तो आप आगे मजीद सवाल कर लें उसको। तो ये सिचुएशन के मुताबिक है। हाँ, आज खुद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये बस एक वो कहते हैं एक्सप्लेनेशन है। बाद जजमेंट्स ऐसी भी हैं कि आज खुद का कोई एविडेंस ही वैल्यू नहीं है, इसको गौर नहीं करना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ना ही इसको लिखना लाजम है, लेकिन चूंकि जज साहबान अपनी जान छुड़ाने के लिए और वकीलों की वो लड़ाई जो होती है ना आपस में, उससे छुड़ाने के लिए वो कहते हैं ठीक है जी वॉलंटरली। नहीं बात अब ठीक है, लेकिन जो यहाँ तक ये है ना कि हम अगर एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाए तो फिर तो क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म ही नहीं होगा उसका। अब उसने जो बात कहनी थी उसने तो एग्जामिनेशन चीफ में कह ली, अब जो चीजें छोड़ गया वो आपके एक्सप्लेनेशन में देना शुरू करते तो फिर ये क्रॉस एग्जामिनेशन के असूल के खिलाफ है। सर मैं अगर क्रॉस अब ये वकील टू वकील का भी एक सवाल प्लीज बता दीजिए, मैं अगर क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा हूँ, बड़ी जबरदस्त कर रहा हूँ, तो आप दूसरी पार्टी के वकील के तौर के ऊपर क्या करेंगे, किस तरीके से मेरा रबत तोड़ेंगे? आप अगर ज्यादा ऑब्जेक्शन करते रहे, आपको थोड़ा थोड़ा जो आप सवाल करेंगे उसमें कोई इंटेलिजेंस, कुछ अदालत की तवज्जो, आपका ज़हन, जो मैंने पहले कहा है कि वकील को थोड़ा थोड़ा तंग करने से वो तंग भी पड़ जाता है कि यार उसका ज़हन में बात का सवाल भी निकल जाते हैं। छोटे मॉडर्न डिवाइसेस से मुताल्लिक मेरा क्वेश्चन है कि इनको हम बेसिकली इस मॉडर्न दौर में अप्रूव नहीं कर रहे अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में। कोई भी एविडेंस लेट्स सपोज उन पे बेस कर रही है, कोई फुटेज है, कोई मूवी है, कोई कैमरा क्लिप्स है, कुछ भी है, तो उनको कोर्ट भी कोई ऐसा इतना वेटेज देती हुई नजर नहीं आती। ये देखे ना 164 लेके चल रहे हैं अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन, आर्टिकल 164 जो है वो इजाजत देता है कि आप मॉडर्न डिवाइसेस जो है कोर्ट सब इसको अप्रूव करती हुई इतना ऐसा नजर नहीं आती, बहुत फोकस करना वो ये तो हमने करवाना है ना उससे अप्रूव, लेकिन वो इजाजत तो है, 164 आर्टिकल मौजूद है कानून शहादत का। आपके इस लेक्चर के पोर्शन को करूंगा, इसको मेंशन का तज़किरा करूंगा कि उसमें आपने बताया कि हमारे कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं कि हम आज चीफ एग्जामिनेशन हो रहा है रिकॉर्ड, तो हम उसको 5 पेशियां ले जाते हैं, तो क्या हमारे पास इन डिवाइसेस को भी इस प्रोसेस में यूज करने का कोई अभी तक आर्ट नहीं आया कि जैसे लेट्स सपोज अभी भी रिकॉर्डिंग हो रही है तो हम बाद में रिड्यूस इनटू राइटिंग कर लें, क्योंकि कभी लाइव नहीं है, स्टेनो आया नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम्स एक ट्रायल को कितना डिले 10-10 साल तक लेके जा रहे हैं, तो इस तरह का कोई हमारे पास, क्योंकि हर जगह ये हो रहा है, हम तो इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे। अमेरिका में होता ही है, कोई सजेस्ट तो होना चाहिए ना, ये उनको इसका इंतजाम करना चाहिए, कोर्ट्स को लाइट का इंतजाम करना चाहिए, सारा सिस्टम चलाना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी एविडेंस है अब तो। जी हाँ,
उसको उस बंदे को पेश करेंगे जिसने वो रिकॉर्ड किया है सारा, जो वो उसको बतौर गवाह पेश करेंगे और वो कहेगा ये फलां की आवाज़ है, फलां का मैंने रिकॉर्ड किया था, उस गवाह ही आएगा ना जी, वो उसको एग्जिबिट करवाएगा उसकी, यानी वो बतौर गवाह उसको एक वो स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड हो जाएगी, जो बंदा उसको रिकॉर्ड कर रहा है उसको बुलाना पड़ेगा बतौर गवाह, वो कहेगा मैंने ये रिकॉर्ड किया था, ये है मेरे पास, ये कॉपी है, और ये सुनाएगा, कोर्ट सुन भी सकती है। तो ये सिस्टम चल सकता है इस तरह। क्या जी? जी बेहतर तो यही है कि आप उसको सामने रख के क्रॉस करें, और भी अगर चीजें आपके ज़हन में हैं तो आप पूछ सकते हैं, उसमें पाबंदी तो नहीं है कोई, जो जरूरी है, लेकिन मेन फोकस आपको चीफ पे करना पड़ेगा, जो उसने कहा है उसको क्रॉस करना है ना आपने। नहीं, एज यू लाइक, हाँ जहां से मर्जी आप शुरू कर लें, इसका तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन जो बेहतर है वो करें जिससे आपको बेहतर फायदा मिल सके। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपने एंड वाला क्यों पूछा और पहले वाला क्यों नहीं पूछा, ये तो पहले आप बनवाएं, पहले मुख्तलिफ। सर अगर एक चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ में लेट्स सपोज वो विटनेस है, आई विटनेस है, लेकिन रिकवरी इसके दूसरे गवाहान है, हम उससे ये वगैरह नहीं पूछ सकते हैं, हमें यानी हमें डेट श्योर हो कि ये हर जगह मौजूद रहा है और वो वहाँ पे कोई रिप्लाई भी कर देता है कि ये रेलिवेंट है? नहीं, बिल्कुल है। मैंने पहले गुजारिश की है कि क्रॉस में आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर उसकी रेलेवेंसी, अगर आप समझते हैं कि ये रेलिवेंट है और वहाँ पे मौजूद मान जाते हैं कि मैं वहाँ मौजूद था, तो फिर रेलिवेंट बन जाएगा, वो खुद ही रेलिवेंट बन जाएगा उस पोर्शन तक, या उसके पोर्शन तक, वो तो जरूर जी। और जो रिकवरी ब्यूरो भी होते हैं, जो विटनेस होते हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन को डील करते हैं और आईओ भी करता है, तो उसको किस तरह एक्सप्लेन करवाना है? पहले आपने रिकवरी विटनेसेस को पूछना है, फिर वो उसके टाइमिंग पूछे, किस वक्त गए थे, कहाँ गए थे, कौन कौन था, कहाँ कैसे, कहाँ से निकाल के दिया इसने, ये किया। फिर आईओ को भी आपने वही सवाल पूछने हैं, ताकि वो भी तो गवाह है ना साथ। तो सारी की अगर इनकी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो लाजमी उससे भी पूछें आप। री एग्जामिनेशन ये है कि अगर आपने गवाह पेश किया है और वो गवाह आपके खिलाफ बयान दे जाता है, मसलन ये प्रोसिक्यूशन केसेस में आमतौर पे होता है 161 की स्टेट में, वो कहता है जी मैं मेरा बयान ही नहीं होया, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मुझे पता ही नहीं है, तो फिर जो आप रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट से कि इनको स्टाइल करा दिया जाए, फिर आप उस पर जो क्रॉस करेंगे ना उसको री एग्जामिनेशन कहा जाएगा। उसी वक्त ही आपने रिक्वेस्ट करनी है ना, जब वो हॉस्टाइल हो गया है तो उसी वक्त आप कर सकते हैं। सिविल में भी ये अलाउड है, 151 जो है ये इस पे इतलाक होता है इसका। सर लेकिन ये सिर्फ हॉस्टाइल तक लिमिटेड है कि अगर अब कोई नई चीज भी क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर क्रॉस अगर आ जाए तो उसमें भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी आप कर सकते हैं कि ये तो बात पहले थी नहीं, ये नई बात कर गया, ये साफ बात कर गया है। एक्सप्लेनेशन के तो आप रिक्वेस्ट कर, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है उसमें, और री एग्जाम 150 में आएगा वो मामला साहब जी। हाँ जी, हाँ जी। आजकल तो कोई गवाह इंडिपेंडेंट रहा ही नहीं है, सब रिश्तेदार हैं, चाहे मर्डर केस है, चाहे फैमिली केस है, चाहे शुबे का केस है। अब शुबे के केसेस में लोगों ने नोटिस के गवाह जो थे ना दूसरे डालने शुरू किए शुरू में, वो सारे बैठ गए। अब वो रिश्तेदार ही लाते हैं, बेटा लाते हैं, भाई लाते हैं, तो आजकल तो दूसरा गवाह मिलता ही नहीं है कहीं से। मुझे एक भी बता दें किसी केस में। हाँ, मुकर गया है, अब क्या करें इसमें? अब तो ये रिवाज ही खत्म हो गया इंडिपेंडेंट वाला, और अब ये पुलिस ऑफिशियल्स को उन्होंने गुड विटनेस करार दिया। हम पढ़ते रहे जजमेंट्स के, ये अच्छे गवाह नहीं है, इसकी बुनियाद पे बरी हो जाते थे लोग अगर पुलिस वाला गवाह होता था रिकवरी का। आज वो बेहतरीन गवाह है, उसकी बुनियाद पे सजाए मौत होती है। Any other questions, please, sir? Lastly, questions, please. इंटरेस्टेड विटनेस के बारे में आजकल तो वो हनी बीइंग कॉल और इंटरेस्टेड सर एक पहले उनका सवाल का जवाब कंप्लीट हो। इंटरेस्टेड विटनेस तो आपको साबित करना पड़ेगा थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन। इस तरह का कोई सवाल वो करे जिससे ये साबित हो जाए कि वाकई ये जानबूझ के झूठा बयान दे रहा है किसी इंटरेस्ट की बुनियाद पे, रिश्तेदारी की बुनियाद पे, या किसी दुश्मनी की बुनियाद पे। ये दो चीजें हो सकती हैं। जी फरमाएं जनाब। क्या रिबटल से क्या
सेगमेंट अपने इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, एग्जामिनेशन नहीं कहा कि बाद में से करवाते हैं, उसके बारे में यानी वो तरदीदी शहादत जो होती है, तरदीदी शहादत तो हमेशा आती है सिविल केसेस में, जिसमें अगर कोई ऐसा, अब शहादत जो है ना, इसकी दो किस्में, एक होती है अफर्मेटिव एविडेंस, एक होती है रिबटल की एविडेंस होती है। दो ही एविडेंस, यानी मुद्दई जो है वो पहले अफर्मेटिव एविडेंस देता है, उसके बाद मुद्दला की बारी आती है, वो अफर्मेटिव भी देता है और रिबटल भी देता है मुद्दई की एविडेंस की। अब जो उसने अफर्मेटिव मुद्दला में दी है ना, उसकी रिबटल के लिए फिर एक मुद्दई को मौका मिलता है, और उसमें जो बयान देता है उसको रिबटल एविडेंस कहते हैं। जैसे आर्गुमेंट्स में भी यही होता है कि पहले आप शुरू करते हैं, फिर दूसरे की बारी आती है, वो सारे आर्गुमेंट्स मुकम्मल कर लेता है, लेकिन रिबटल में के लिए फिर पिटीशनर को एक मौका दिया जाता है, जिसको रिबटल कहते हैं। आखिर में एक सवाल ये है कि जब ये एविडेंस हो जाता है तो अमूमन सवाल तो यही तो मैं कह रहा हूं कि ये पूछना चाहिए, अगर आप नहीं पूछते तो फिर ये समझा जाएगा कि आपने मान लिया। इसको कहते हैं टू क्वेश्चन दी डेपोजिशन ऑफ द विटनेस, जो उसने बयान दिया उसको आपने क्वेश्चन किया कि आप गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये आखिर में ये पूछना जो है ना, ये इंतहाई जरूरी है, बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ये कहा जाके आप यू हैव एडमिटेड दी स्टेटमेंट ऑफ दी। जी फरमाएं। जी सर, क्या क्रॉस एग्जामिनर को विटनेस के बारे में पहले मालूम करना चाहिए कि ये बंदा फलां जगह जवाब करता है, ये उस वक्त तो ड्यूटी पे था? नहीं, क्रॉस एग्जामिनर को तो सारे वाकयात का इल्म होना चाहिए ना, पहले पता होना चाहिए, उसको पूरा अपनी पार्टी से सारा, उससे पूरा उसका एग्जामिनेशन पहले पार्टी का करे, उससे सवालात पूछे कि ये कहाँ था, सबूत लाएं, ये तो जरूरी है। नो क्वेश्चन जी, आस्किंग नो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन जरूरी नहीं है उनको, जो आपके लिए अच्छे नहीं है उनके लिए ना पूछें आप, उनको छोड़ दें, आप उनको छोड़ दें। आपको जिनसे आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचता है उसको आपको छोड़ना चाहिए, उनको यानी एक्सप्लेनेशन नहीं लेनी चाहिए, जो चीजें छोड़ गया वो अपने एग्जामिनेशन चीफ में जो जरूरी थी उसको कहनी। अगर आप उसके बारे में सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो फिर तो नुकसान होगा। अगर नहीं सवाल पूछते आपको तो आपके लिए बेहतर है, फायदा है, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकेगी, उसका आपकी खुद ही वो ओमिट कर गया खुद ही। सर आपके सवाल के बारे में आपकी सर इजाजत के साथ, वैसे उस्तादों ने तो वैसे ये कहा है कि कभी भी क्रॉस एग्जामिनेशन में वो सवाल ना करो जिसका जवाब आपको ना पता हो, बिकॉज आपने किया तो उसने धमाका करके आपको किसी और साइड पे ले जाएगा। करें है ना, ये करो ना, करो आगे आ जाओ जी, फरमाएं। ज्यादा ऊंचा अब आप खुद ही खड़े हो गए। हाँ जी, हुक्म है। पार्टी साथ बैठी होती है तो गवाह है, वो देखते हैं ये तो मेरी पार्टी के साथ बैठा है, आप उसके साथ जितना मर्जी। नहीं, रवैये से मुराद ये नहीं है कि आप उसको ये करो तू कितने से मसले है तो न तरीकाकार, उसको को अगर वो बुजुर्ग है या छोटा है या भाईजान, मियाँ जी, भाईजान कहाँ थे आप, क्या थे, अच्छे तरीके से पूछेंगे तो फिर हो सकता है वो आपकी मुलायमत से मुतासर होकर आपको कोई फेवरेबल जवाब दे दे। मकसद ये था कहने का, तो नाराज करने से फिर ज्यादा सख्त हो जाएगा, आश हो जाएगा। हमारे हाथ में इतनी बुक्स नहीं लिखी क्रॉस एग्जामिनर, जो कि हमारे जो अवेलेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत खिदमत की है, रतन लाल की भी एक है और भी हैं, उसकी भी, और फिर वो रिचर्ड राम की है। हाँ जी 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 जी, उसमें वो कहते हैं सबसे मुश्किल जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन है वुमेन के, खवातीन। यही मैं कह रहा हूँ, लेकिन बाद वो मैंने जो है ना देखे ना, वकील साहब ने, एक मिनट में मिसाल बड़ी, वकील साहब ने ये, और फिर ये मेरा मकसद ये सवाल अभी निकल रहा है मेरा बीच से कि उनको कैसे हैंडल करेंगे, ये उसका तो मैंने मुझे तजर्बा है उसको, तो फिर अम्मा जी, बेबे जी आपके अच्छे तरीके से कह के बड़े प्यार से फिर वो बात भी दे जाती हैं, बड़ी मुलायम होती हैं और अच्छी बात कर जाती हैं। सवाल यह है कि एक वकील साहब जिरा कर रहे थे, अम्मा जी का बेटा कत्ल हुआ था,
तो वो गवाह थी मौके की। तो वो वकील साहब बड़े, उन्होंने कहा जी अम्मा जी तुसी जो तुहाडे पुत्र नूं मारदे सन पे तो छुड़ाया नहीं अगां होके, तेरा पुत्र सी, नफसियाती सवाल है। अब उसका जवाब क्या था, उसने कहा अगर बेटा मैं उधर होती तो मैं जरूर छुड़ाती। मकसद मीनिंग देयर बाई के ये साबित हो गया कि शी वाज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। अब वो ले गए सवाल अपनी फेवर में, तो ये तो उस वक्त का हिसाब किताब है। अब वकील साहब ने गवाह से पूछा जी ये बताओ जी जिथे कतल होया सी किन्ने बाले सन वो कोठे दे, वो तो बाले होंदे सन ना जी। गवाह बड़ा इंटेलिजेंट सा, वकील साहब तुसीं रोज़ इत्थे अदालत च आउंदे हो, कोई 10 वारी 15 वारी 40 वारी, मैनूं दसो ये बाले किन्ने ने। ये तो अब सिचुएशन के मुताबिक ही है। अब आपकी वो फिक्र है, आपका जेहन है उस वक्त। अगर आपके जेहन में सारा केस है तो मैं ये कहता हूं अगर आपने केस पढ़ा तो आप जरूर कुछ ना कुछ ले जाएंगे। हमारी ये बदकिस्मती है कि हम केस तो पढ़ते नहीं है और फाइल लेके जाके 2-4 झूठे सच्चे गवाह बातें करके घर आ जाते हैं, जिससे नुकसान होता है जी। बार बार पढ़े, 161 को बार बार पढ़े, रिकवरीज को बार बार पढ़े, केस ले जाता है। और वो मेडिकल एविडेंस को पढ़े बार बार, कई चीजें निकलती हैं। और मेरा ये तजर्बा है कि जितनी दफा आप बार बार फाइल को पढ़ेंगे कोई ना कोई नई चीज आपको जरूर मिलेगी। आज जिमनियां तो हम पढ़ ही नहीं सकते, लेकिन आजकल तो जिमनियां मिल जाती हैं। जिमनियां आमतौर पर वैसे ही जैसे जुडिशियल फाइल आपके पास मौजूद है, तो अगर जिमनियां आप पढ़ लें तो उसमें तो बड़ा कुछ मिलेगा आपको। उसमें वो जो बातें कर रहा है जिमनी में कुछ और होता है, अदरवाइज कुछ और होता है। आप उसमें उसको रेफर कर सकते हैं। और आजकल तो ये है कि कोई आप स्टेटमेंट कोई भी हो उसको रेफर कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपने लिखी थी कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। लास्ट क्वेश्चन प्लीज मैडम, आप कुछ करना चाहते हैं? एफआईआर में जब कंप्लेनेंट जो है विटनेस को गिव अप कर देता है और बाद में सप्लीमेंट्री में जो विटनेस आते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? क्या गिव अप कर देता और फिर सप्लीमेंट्री? एफआईआर में विटनेस जो है वो गिव अप हो जाते हैं, उनका एज अ पीडब्ल्यूज नहीं आते ध्यान, और बाद में सप्लीमेंट्री में जो पीडब्ल्यू उनको एज अ पीडब्ल्यू पेश करते हैं, उनकी एविडेंस। सप्लीमेंट्री कब? फिर वो तो कुछ सवाल की समझ नहीं आई बात आपकी, क्या कह रही हैं आप? क्या मुझे किसी को समझ आई है तो सर मेरे याद मर्डर केस में था, एफआईआर में जो विटनेस थे वो गिव अप हो गए और बाद में जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट करवाई उनकी जो आई है विटनेस की, कर्सी स्टेटमेंट नहीं होती, कर्सरी का है ना, कर्सरी स्टेटमेंट नहीं होती। जहाँ फर्स्ट टाइम जो है गवाह वो लेकर आते हैं कंप्लेनेंट। नहीं, अब बात तो यह है कि गवाह वही पेश हो सकता है जिसकी 161 की स्टेटमेंट हो या उसने कर्सरी स्टेटमेंट कंप्लेंट में दी हो, उसे पेश किया जाता है, बाकी तो नहीं हो सकता जी। फिर तो फिर 540 के तहत दरखास्त देना पड़ेगी टू आफ्टर हैविंग परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, तो फिर अदरवाइज नहीं पेश कर सकते या वो इजाजत लेना पड़ेगी। लेकिन अगर वो कर्सरी स्टेटमेंट नहीं है तो फिर उसको पेश नहीं किया जा सकता, जैसे ये कर्सरी की बात कर रही हैं जी। ये जजमेंट्स हैं काफी सारी इस पे। 540 के तहत इजाजत लेना पड़ेगी। वो तो खुद भी या अदरवाइज भी दरखास्त दे के परमिशन ली जा सकती है फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस, विटनेस को बुलाया जा सकता है। जनाब की इजाजत से जी जी सर तमाम दोस्तों का लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से सर हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सर जनाब ने अपने कीमती वक्त में से बहुत टाइम निकाला। दूसरा जनाब तमाम दोस्तों को हम हर दफ़ा लेक्चर के अंदर यही कहते हैं कि आप सारे दोस्तों के सामने एक इन लेक्चर्स की इंटेंशन ये भी है कि जो लीडिंग प्रैक्टिशनर्स हैं उनको आपके सामने पेश किया जाए। टीचर भी हैं और लीडिंग प्रैक्टिशनर भी हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में एक्सपीरियंस भी किया हुआ और सोचा भी हुआ है। तो दिस इज़ द लेवल और दिस इज़ द लेवल ऑफ एक्सेलेंस विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ अस। आप सारों का आने का बहुत शुक्रिया और वंस अगेन हम अपने गेस्ट का सर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब मौका